नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वाइज इन्वेस्टर एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत, स्वागत है आपका योर मनी में। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर वीवी मवानी। मवानी जी, स्वागत है। क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल यह है मैडम कि अभी हाल ही में विप्रो कुछ एक्सीडेंट हुआ है जी। तो मेरा सवाल यह था कि जिस म्यूचुअल फंड के पास अगर विप्रो है तो उसकी जो एनएवी है वो कैसे इफेक्ट करता है। सपोज उसका तो एक्स इवेंट भाव है वो डिक्रीज हो गया है जी। तो उस टाइम तो एनएवी घट जाएगी, लेकिन शेयर तो वो म्यूचुअल फंड के पास ही रहेंगे। तो कोई सपोज एग्जिट करना चाहे तो क्या उसको लॉस होगा? हेमंत, जब बोलते हैं फंड में पैसे लगाइए तो आप एक स्टॉक में नहीं लगा के आप कई सारे स्टॉक्स में पैसे लगा रहे होते हैं। वैसे में कोई एक स्टॉक में अगर उसकी प्राइस मूवमेंट ज्यादा होती है ऊपर नीचे, पूरे फंड की परफॉर्मेंस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसका? देखिए स्वाति, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, दोनों में इन्वेस्ट करना एक ही तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी डिसीजन है आपको कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक बेचना है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, जो भी इम्पैक्ट है उसका कितने फैक्टर्स का आपका जो भी आपके पोर्टफोलियो पे असर पड़ता है वो आपको खुद देखना है। यानी आपको डिसाइड करना है कि कब आपको स्टॉक में जाना है, कब आपसे बाहर निकलना है, या जो भी एक्शन है वो आप खुद देते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सारे डिसीजन जो है वो आपके बिहाफ पे जो फुल टाइम प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर्स हैं वो लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से आपका जो स्टॉक का पोर्टफोलियो में जो भी असर होता है, चाहे वो प्राइस मूवमेंट हो या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो, चाहे वो एक्स डिविडेंड हो या एक्स बोनस हो या एक्स राइट्स हो, कुछ भी जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है उसका इम्पैक्ट वो पोर्टफोलियो पे आएगा। वही जो इम्पैक्ट है वो आपके पोर्टफोलियो पे भी आएगा। यहाँ पे अब हम समझते हैं कि जैसे हम एनएवी की बात करते हैं तो पहले ये समझना जरूरी है कि एनएवी कैलकुलेट कैसे होती है। देखिए, हर पोर्टफोलियो में एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो होता है उसके अंदर स्टॉक रहते हैं, 20, 30, 40, 50 स्टॉक रहेंगे। हर दिन एवरी बिजनेस डे के क्लोज पे उसकी जो भी मार्केट प्राइस है उसका सम टोटल लिया जाता है। मान लीजिए जैसे अगर 40 स्टॉक हैं तो उनका जो क्लोजिंग जो प्राइस है नंबर ऑफ स्टॉक से मल्टीप्लाई करके उसका एक वो उस दिन का प्राइसिंग निकाला जाता है। उसके अंदर जो भी अक्रूवल्स हैं, यानी फंड को जो पैसे मिलने वाले हैं, चाहे उस पर अगर थोड़ा सा डेट है तो वो अक्रूवल्स आएंगे, प्लस जो रिसीवेबल्स हैं, मान लीजिए अगर किसी फंड ने जो अगर स्टॉक बेचे हैं उसका पैसा आना बाकी है तो वो है, उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं वो निकाले जाएंगे वहां से, और जो लाइबिलिटीज है वो निकाली जाएगी। जो ये सम टोटल होगा उसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, उससे आपको एक पर यूनिट की एनएवी मिलती है। तो क्योंकि हर दिन स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है तो जो भी इम्पैक्ट प्राइस का आएगा वो एनएवी के ऊपर आएगा। अगर हम मान लीजिए बात करें एक्स बोनस की या एक्स राइट्स की, तो क्या होता है, मान लीजिए एक्स बोनस की अगर बात करें तो प्राइस घट जाता है लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल जो आपकी एनएवी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है किस तरह कॉर्पोरेट एक्शन है। जैसा मैंने कहा, जो भी इम्पैक्ट आपके स्टॉक पोर्टफोलियो पे आता है वही आपके एनएवी पे भी आता है। कोई और डाउट है आपके मन में मवानी जी? मैडम, मेरा यही सवाल था कि अगर मैं किसी को पैसे शेयर तो तुरंत अगर पैसा निकालना चाहे तो उसको तो लॉस होगा, क्योंकि अगर सपोज मान लिया जाए फॉर एग्जांपल विप्रो का शेयर है तो उसका जो नॉन आईटी बिजनेस है वो बाद में लिस्टिंग को होगा, तो जब वो लिस्टिंग होगा तब वो एनएवी बढ़ जाएगी। जी हेमंत, देखिए बिल्कुल जैसा मैंने कहा, अगर आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक पे अगर आप मान लीजिए एक स्टॉक लेते हैं और उसकी ग्रुप कंपनी का कुछ इम्पैक्ट अगर वहां पे आता है किसी भी तरीके से, तो जैसा मैंने कहा वो इम्पैक्ट आपके एनएवी के ऊपर भी आएगा। अगर आप वो कॉर्पोरेट एक्शन से या कोई भी एक्शन से थोड़ा समय के बाद लेते हैं, उसका इम्पैक्ट अगर थोड़ा गैप है तो आपको या तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा उसके इम्पैक्ट के लिए। अगर आप इमीडिएटली निकलते हैं तो जैसा मैंने कहा, क्योंकि वो एक एंटिसिपेशन की बात चल रही है, जैसा मैंने कहा कॉर्पोरेट अगर एक्शन है तो उसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे राइट्स है या बोनस है, कुछ भी है, या एक्स डिविडेंड है तो डिविडेंड आ जाएगा और प्राइस अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि कुछ कॉर्पोरेट एक्शन या किसी स्टॉक में कुछ एंटिसिपेशन से अगर कोई मूवमेंट होने वाला है तो वो डेफिनेटली एक रिस्क है, जैसा स्टॉक में वैसा म्यूचुअल फंड में भी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हेमा राज ने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। इनके भाई के पास करीब 10 लाख रुपए हैं। 2 साल में घर खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा।
अब 2 साल के लिए ये रकम कहाँ निवेश करनी चाहिए और क्या एक मुश्त निवेश करना इनके लिए ठीक होगा? क्या सलाह देंगे आप हेमंत? देखिए स्वाति, अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है। इन्होंने ये भी कहा कि जानना चाहेंगे किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट हम हमेशा कहते हैं प्रोसेस है, एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। यानी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया फिर 6 महीने के बाद किया, 1 साल के बाद किया। जब भी इन्वेस्टमेंट शुरू करें, थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने की जरूरत है। यानी आप देख लीजिए कि आपको किस पर्पज के लिए इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी एसेट एलोकेशन डिसाइड कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कितना पैसा आपका इक्विटी, कितना पैसा आपका डेट में जाना चाहिए। अब इन्होंने बात की यहाँ पे 2 साल की बात कर रहे हैं। जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो उसका फायदा यही है कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि कितना पैसा इक्विटी और डेट में जाए। 2 साल के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली, स्पेशली इन्होंने कहा है कि वो घर के लिए एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो हाउसिंग लोन ले सकें। तो आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकें। तो इसका मतलब क्या है, तो टाइम होराइजन आपका कम है, रिस्क आप ले नहीं पाएंगे, तो आपका जो पैसा जो है वो डेट ऑप्शन में जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 2 साल का टाइम होराइजन है। मुझे लगता है करंट सिनेरियो में जहां पे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं और ये भी इन्होंने कहा है कि 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है इनकम फंड में जो अगर आप इन्वेस्ट करें 2 साल के लिए तो बिल्कुल सही रहेगा। किस तरह के फंड देखें, एक डायनामिक बॉन्ड फंड रहते हैं और एक जो नॉर्मल इनकम फंड रहते हैं, उनका कॉम्बिनेशन ले लीजिए। कुछ एक फंड मैं आपको बता रहा हूं, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे आईडीएफसी डायनामिक बॉन्ड फंड देख सकते हैं या रिलायंस का डायनामिक बॉन्ड फंड देख सकते हैं। और अगर हम इनकम फंड की बात करें तो कोटक बॉन्ड या मैग्नम बॉन्ड, इस तरह के जो फंड है दोनों कॉम्बिनेशन करके लीजिए। 2 साल का टाइम होराइजन, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। शायद मुझे लगता है डबल डिजिट मिलने का चांसेस है, वो ले लें। और टैक्स एफिशिएंसी के हिसाब से आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो भी यहाँ पे अच्छा आएगा। और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड काफी अच्छा है, क्योंकि जब आप 2 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। या तो वो 10% फ्लैट रेट पे टैक्स होगा, या फिर अगर आप इंडेक्सेशन क्लेम करें तो आपको 20% टैक्स देना है। यानी अगर 10% रिटर्न है, 6% इन्फ्लेशन है, तो 4% पे आपको 20% टैक्स देना है। उस तरह से ये टैक्स एफिशिएंट भी होगा और करंट सिनेरियो में मुझे लगता है रिटर्न भी इनको अच्छा मिल सकता है। और चलिए, वक्त है यहाँ पे छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। यहाँ पर आप सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं, साथ ही योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रोस्तगी। अगला सवाल मनोज कुमार पूछना चाहते हैं। मनोज नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जयपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैंने ये अभी रिसेंटली 4 म्यूचुअल फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स है, इनमें इन्वेस्टमेंट की है। जी। इसमें एक कोटक बॉन्ड प्लान ए है, तो इसमें मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। और मेरा एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन सेपरेट बॉन्ड अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें मैंने तकरीबन 7.5 लाख रुपीज लमसम इन्वेस्ट किया है। वन मोर फंड इज देयर, IDFC डायनेमिक बॉन्ड फंड, जी, रेगुलर प्लान। उसमें भी मैम मैंने 2.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। तो अब मैं ये जानना चाह रहा था मैम, ये डेट फंड कैसे हैं, लुकिंग द करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, एज आई अंडरस्टैंड इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू बी डाउन इन फ्यूचर, so how these funds will react if interest rate goes down in future? आप कितना वक्त लेके चल रहे हैं अपने निवेश के लिए? 3 से 4 साल? मैम, आई कैन कंटिन्यू फॉर मोर देन 5 years. मोर देन 5 years। और किस तरह के रिटर्न की आप उम्मीद कर रहे हैं मनोज? मैम, एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 10 to 11%. 4 डेट फंड्स में इनका निवेश है करीब ऑलमोस्ट 8-9 लाख के आसपास का। 5 साल से ऊपर का नजरिया, क्या सलाह देंगे आप? देखिए स्वाति, इन्होंने बात की करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की, पहले उसके बारे में बात करते हैं। करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ऐसा है कि हमने पिछले 1 साल में देखा है आरबीआई ने करीब 1% रेट कट किया है। आज ही इन्फ्लेशन के जो डेटा है उसमें देखा है कि 6% से नीचे अगर इन्फ्लेशन है तो जाहिर सी बात है, लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में आरबीआई और रेट कट करेगा। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पे इंटरेस्ट रेट कट हो रहा हो, वो जिस तरह के फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया, जिसको हम इनकम फंड कहते हैं, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इनकम फंड, उन फंड्स को काफी फायदा होता है। उसका कारण ये है कि
बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं तो जो नए बॉन्ड्स हैं उनके अंदर रिटर्न आपको कम मिलता है। जो पहले बॉन्ड है, क्योंकि वहां पे ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। उसकी वजह से जो एनएवीज हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है, और जैसा हमने बात की, एनएवी कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं, इसलिए एनएवी में फायदा होता है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन्होंने जो जिस तरह के फंड चुने हैं, जो टाइप की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आगे आने वाले समय में जैसा हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, उससे डेफिनेटली मनोज आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा होगा। और साथ में ये भी है कि उन्होंने कहा कि 30% टैक्स ब्रैकेट में है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करें जो टैक्स एफिशिएंट हो। और जैसे हमने शो में पहले बात की, म्यूचुअल फंड जो है, डेट फंड जो है, वो अगर हम उसको बॉन्ड या अगर डिपॉजिट से कंपेयर करें तो वहां पे काफी ज्यादा टैक्स एफिशिएंसी का फायदा इनको होगा। इनके पास कुल मिला के 4 फंड है, उनमें 3 फंड जो इन्होंने बात की है, आईडीएफसी डायनेमिक बॉन्ड फंड, एक कोटक बॉन्ड फंड प्लान ए की बात की, और टेम्पल्टन कॉर्पोरेट बॉन्ड अपॉर्चुनिटीज जो फंड है, ये तीनों फंड बहुत अच्छे हैं। चौथा फंड है इनके पास रिलायंस रेगुलर सेविंग डेट फंड। ये फंड की जो स्ट्रैटेजी है फिलहाल इस माहौल में शायद उतनी काम ना करे। उसके सामने अगर ये जैसे रिलायंस का डायनेमिक बॉन्ड फंड है, शायद वहां पे ज्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले इन्वेस्ट किया है, अगर इस समय ये पैसा निकालेंगे तो एक तो उनको 30% से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और एक एग्जिट लोड भी लगेगा। तो इन दोनों को देखते हुए मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा फायदा होगा अगर इस स्टेज पे वो चेंज करें। तो मुझे लगता है जो चारों फंड है मनोज, आप उसमें कंटिन्यू कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, आपने कहा आपका टाइम होराइजन 5 साल का है। ये जैसा मैंने पहले कहा इनवर्स रिलेशनशिप है, जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं उसका आपको फायदा होगा, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल में रिवर्सल होगा तब आपको वहां से निकलना होगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो जो आपने गेन किया वो काफी हद तक कम हो सकता है। तो हालांकि आपका टाइम होराइजन 5 साल है, मुझे लगता है अगले 2 साल 18 महीने 24 महीने के बाद इसको थोड़ा रिव्यू कीजिए, और अगर फिर से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने शुरू करें तब आप जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स हैं या इस तरह के ऑप्शन को देखें। तो याद रखिए कि डेट जो पोर्टफोलियो है इसको थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत है। तो किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेमंत, आपका डेट पोर्टफोलियो आपने कहा कि एक्टिवली मैनेज करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए फिर अपनी, क्योंकि सभी लोग शायद ना इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इन चीजों में। तो डेट फंड्स को लेकर, डेट पोर्टफोलियो को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, किसी भी डेट पोर्टफोलियो में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट है। एक ट्रेडिशनल ऑप्शन होती हैं, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इस तरह की होती हैं, और एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है जैसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। जैसा हमने कहा इनवर्स रिलेशनशिप है, जब तक इंटरेस्ट हर सिनेरियो में कोई ना कोई ऑप्शन आपके लिए अच्छी काम करेगी। अच्छा। जैसे जब हायर इन्फ्लेशन होता है तो इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, इसका मतलब एफएमपीज एक अच्छी ऑप्शन है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो इस तरह के जो इनकम फंड है वो अच्छे हैं। ऐसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट में भी देख लीजिए, जब इंटरेस्ट रेट हाई है तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जितना लंबा समय के लिए आप लॉक कर सकें तो वो कीजिए। और जब नीचे आए तो फिर आप थोड़ा मार्केट लिंक को देखना शुरू कीजिए। तो हमेशा ये इसलिए माना जाता है कि आपका जो डेट पोर्टफोलियो है उसमें ट्रेडिशनल ऑप्शन और जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक आम निवेशक जो होता है वो हमेशा मार्केट लिंक प्रोडक्ट से दूर रहता है, क्योंकि उनको एक एश्योर्ड रिटर्न चाहिए होता है कि वो ऐसे ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है आगे जाके जैसा हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल जो चेंज होती है उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाएं, दोनों का मिक्स बनाएं, तब जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। चलिए, वक्त यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की हम कोशिश जरूर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नॉर्मली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्टर एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल साहिल बंसल का लेते हैं। साहिल नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? हाय, गुड इवनिंग। मैं रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड में 2,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज SIP फॉर द पास्ट 1.5 years। तो अभी जैसे गोल्ड इतना ज्यादा गिर रहा है तो शुड आई कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन दिस और शुड आई स्विच टू ई गोल्ड? ओके,
गोल्ड में आज बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है, चांदी में भी उतनी ही गिरावट आज दिखी है हेमंत, और ये भी कह रहे हैं जानकार कि ये 25,000 का लेवल भी छू सकता है गोल्ड। वैसे भी निवेशक के मन में हमेशा एक सवाल जरूर उठ के खड़ा हुआ है कि अब जो गोल्ड उनके पास है उसका क्या करें, बने रहें या फिर जो नई खरीदारी करनी चाहिए, ये सही वक्त है या फिर निवेश की स्ट्रैटेजी अब गोल्ड को लेकर बदलनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है स्वाति आपने किस कारण से आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। डिफरेंट एसेट क्लासेस पोर्टफोलियो में 90% लोग कोई कारण नहीं देखते हैं, सिर्फ उनको लगता है गोल्ड सस्ता हो गया चलो गोल्ड खरीद लेते हैं। नहीं, आई थिंक वही तो बदलने की आई थिंक जरूरत है उसको। जब भी आप मार्केट मूड देख के आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा रिस्क क्या है, आप देखिए इक्विटी मार्केट जब अच्छा करता है तो सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब इक्विटी मार्केट नीचे रहता है तो कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। जब 31,000 के ऊपर गोल्ड था सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, अब जब 27,000 पे आ रहा है तो फिर हमको डर लग रहा है कि अभी इसका गोल्ड का क्या होगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है प्योरली फ्रॉम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हमेशा कहते हैं कि आप 10% तक गोल्ड रखिए, क्योंकि उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा उसने एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज का काम किया है, तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता नहीं कि उसकी वो क्वालिटी यहां से कहीं जा रही है। अगर आपने वो देख के इन्वेस्ट किया है या आपने गोल्ड एक्यूमुलेट करने के लिए किया है, मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड इसलिए इन्वेस्ट करना शुरू किया है कि वो अपने बच्चों की शादी में जो उनको अगर ज्वेलरी देनी है उसके लिए आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो आपको मान लीजिए आज से 10 या 12 साल के बाद लगेगा, अगर ये आपका गोल है, इतना लंबा टाइम होराइजन है, तो उसके लिए फिर मुझे लगता नहीं आपको आज चिंता करने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि बोल रहे हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको एवरेजिंग का फायदा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि करंट प्राइस देख के आपको रियली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बदलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म में, हालांकि गोल्ड अगर आप देखें पिछले 1-1.5 साल से उसका इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने पिछले 3-4 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्ट किया है ये सोच के कि आप कुछ पैसा बना लेंगे, तब मुझे लगता है डेफिनेटली पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीअलाइन करने की जरूरत है। बट जैसा मैंने पहले कहा, अगर ये एसेट एलोकेशन के तहत आपने इन्वेस्ट किया है या आप गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करते रहिए। ये एक गोल्ड सेविंग फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिलायंस गोल्ड सेविंग फंड, जो एक फंड ऑफ फंड है जो इवेंचुअली रिलायंस के ही ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने पूछा है कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करें या ई गोल्ड में, दोनों है तो गोल्ड, तो इसका मतलब अगर आपको पहले तो डिसाइड करना कि आपको गोल्ड में रहना है कि नहीं, मेरे हिसाब से इनका 5 साल का होराइजन इनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ई गोल्ड का जहां तक सवाल है, एक ही फर्क हो सकता है, ई गोल्ड में थोड़े एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, लेकिन हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो फंड ऑफ फंड है वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, क्योंकि 12 महीने के बाद जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा, जबकि ई गोल्ड में आपको उसको 3 साल रखना पड़ेगा। तो ये दोनों में फर्क है। जैसा बट मुझे लगता है कि अगर आप 5 साल का टाइम होराइजन है और एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते रहिए। लेकिन जो रिटर्न देखने को मिला 1 साल का, बहुत छोटा नजरिया लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ईटीएफ का जो रिटर्न है वो 2.5 से 3.25 के आसपास का दिख रहा है परसेंट का। फंड ऑफ फंड जितने भी है उनका 1% एट द मैक्स, एसबीआई गोल्ड फंड का 2% के आसपास गया है। इनफैक्ट बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड का तो बहुत ही कम रिटर्न रहा है। तो इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है रिटर्न में, गोल्ड प्राइस में, गोल्ड दोनों के रिटर्न में, गोल्ड ईटीएफ में और गोल्ड फंड में? देखिए, थोड़ा तो क्या होता है कि एक्सपेंसेस इसमें थोड़े ज्यादा रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये फर्क जो है एक तो होगा मेन एक्सपेंसेस की वजह से। अच्छा, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसके अपने मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, ब्रोकरेज चार्जेस देने हैं। तो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस हैं वो ईटीएफ के आपके प्राइस मूवमेंट में आपको दिखाई नहीं दे रहे। ओके, ऑलराइट। लेकिन अभी जो पूरा बाजार का माहौल है हेमंत, बाजार में उठापटक लगातार, वो तो खैर पिछले बहुत दिनों से बनी हुई है। सोना सबके लिए था कि चलो सोने में डालते हैं पैसा, वहां पर रिटर्न एक अश्योर्ड है कि चलो ये आगे ऊपर ही जाएगा। अब वो भरोसा भी टूट रहा है लोगों का। जो माहौल है बहुत ही ग्लूमी सा है, बहुत ही निराशाजनक माहौल है निवेशकों के लिहाज से। पैसे लगाए तो क्या, कहाँ लगाए? जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपनी और बाकायदा निवेश करते हैं प्लानिंग के तहत, उन्हें शायद चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो अभी सोचा था कि अभी चलो अब निवेश शुरू करते हैं, और अभी जब बाजार देख रहा है वो एकदम डर जाएगा, सहम जाएगा शायद, उसके लिए क्या आप सलाह देंगे? आप स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए उसे? नहीं, मैं जरा इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। जैसा आपने कहा, कोई अभी इस समय पे इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, और मान लीजिए मेरा टाइम होराइजन, अगर मैं अभी शुरू करना चाहता हूँ, मेरा टाइम होराइजन 10 साल का है, 10 साल के एंटिसिपेशन में कहाँ मार्केट होगा, आज की जो वॉलेटिलिटी है, अगर ये मार्केट नीचे है और मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्यों घबराहट होनी चाहिए? मुझे तो अच्छे लेवल पे एंट्री मिल रही है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे इक्विटी हो। वही मैं बोल रहा हूँ, यही एक फर्क है। जब अगर आप एक एसेट एलोकेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मार्केट मूड को मत देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, अपना टाइम होराइजन देखिए। बिलीव मी, सबसे बड़ा फायदा उसका यही है कि आप जब एसेट एलोकेशन फॉलो करते हो तो आप हर एसेट क्लास में बने रहते हो।
डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है कि क्योंकि सारी की सारी एसेट क्लासेस एक जैसी हर समय पे बिहेव नहीं करती हैं। ऐसा समय होता है जब इक्विटी मार्केट बहुत अच्छी करे, शायद गोल्ड नहीं करे, उस समय डेट नहीं करे। अब हम देख रहे हैं कि डेट ऑप्शंस में पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी ऑप्शन रिटर्न मिले हैं, ऐसे गोल्ड में भी मिले हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों का या कुछ महीनों का छोड़ दीजिए तो गोल्ड ने, जिन्होंने 3-4 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं। हाँ, ये बात सही है कि इक्विटी में जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको रिटर्न नहीं मिले हैं, लेकिन वहां भी अगर आपने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज रही हैं मार्केट में जहां आपको अच्छा रिटर्न मिला है। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा, इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है। अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, अपना एसेट एलोकेशन देखिए, उस हिसाब से इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इक्विटी में, जितना आप इस लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे इन ए सिस्टमैटिक मैनर, उतना ही लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। ये हो सकता है आज आपको थोड़ी निराशा लगे कि मेरे पोर्टफोलियो में पिछले 3-4 साल से मुझे कोई रिटर्न नहीं दिखा, पर अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है तो मेरा ये मानना है कि जितना आप इन्वेस्टमेंट इन लेवल्स पे करेंगे उतना आपको फायदा होगा, तभी आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। एक चीज जो सवाल मेरे दिमाग में पर्सनली बहुत दिनों से घूम रही, जब हम पैसे विड्रॉ करने की बात होती है, रिडीम करने की बात होती है अपने फंड में, कभी जरूरत आ गई, आपने पैसे निकालने हैं वहां से, तो आपके पास अगर 5 फंड है, 5 फंड में से आपको मान लीजिए कि आपका कॉर्पस जो है करीब 5 लाख का है, आपको 1 लाख की जरूरत है, तो जो ये रिडीम करने का प्रोसेस है वो किसी एक फंड से पैसे निकालना ठीक रहता है, या फिर 5 फंड या 8 फंड है तो सब में से थोड़े थोड़े निकाल लो, या फिर जिस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है वहां से निकालने की आप सलाह देंगे? 2 चीजें स्वाति यहाँ पे। एक तो अगर आप, जैसा मैंने कहा, अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, काफी हद तक आप ये एंटिसिपेट कर पाएंगे कि आपको 2 या 3 साल का पैसा चाहिए। तो पहली बात तो वो पैसा आपका डेट फंड में जाना चाहिए, इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। इमरजेंसी अगर आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए तो सबसे पहले आपको वो फंड निकालना है जहाँ पे परफॉर्मेंस खराब है। अच्छा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम उन फंड को निकालते हैं जहाँ हमको प्रॉफिट और लॉस वाला नहीं निकालते हैं। अच्छा। अच्छे फंड को मत निकालिए। जो फंड अच्छा नहीं कर रहा है और इसकी उम्मीद है कि आगे भी अच्छा नहीं करेगा, पहले उसको निकालिए। जो अच्छा खासा फंड परफॉर्म कर रहा है उसको मत निकालिए। चलिए, यहाँ पर वक्त खत्म होता है योर मनी में। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और भले ही अभी जो निवेशकों का मन है शायद थोड़ा सा निराश हो सोने की चाल देख के या फिर ओवरऑल बाजार का मूड देख के, लेकिन आप अपना जो निवेश है सिस्टमेटिक ढंग से करते रहेंगे, डिसिप्लिन तरीके से, तो आपको लॉन्ग रन में कभी भी निराशा ना हो। इसलिए प्लानिंग कीजिए अपने पैसों के बारे में अच्छे से और सही तरीके से, सही ढंग से निवेश करते रहिए। फिलहाल योर मनी में इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।